सो पीरियोडिक मोशन का मैंने बोला, पीरियोडिक मोशन इज व्हिच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स टाइम इंटरवल। अब वो उसमें पाथ फॉलोड कोई भी हो सकता है, पाथ का कोई रोल नहीं है। सिर्फ एक ही चीज है कि बॉडी अपनी मोशन रिपीट कर रही है। इट कैन बी बाउंसिंग बॉल, इट कैन बी आपकी मोशन, आप एक किसी पर्टिकुलर जगह पे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जाते हो, एवरी 2 आवर्स, एवरी 3 आवर्स, ट्यूशन पे आप 24 आवर्स के बाद जा रहे हो, तो ऑल दीज आर पीरियोडिक। पीरियोडिक मोशन में पाथ का रोल नहीं होता। ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है? ऑसिलेटरी मोशन इज टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ मीन पॉइंट। क्या आप एक इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढ लेते हो उसके आसपास अगर टू एंड फ्रो मोशन है। अब ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक होती है हमेशा। ऑसिलेटरी और सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या फर्क है? ऑसिलेटरी एंड सिंपल हार्मोनिक कि अगर मैं आपको ऐसे दूसरे पीरियोडिक मोशन तो हो गया मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स टाइम इंटरवल। जो ऑसिलेटरी होगी दैट इज टू एंड फ्रो मोशन। अब ऑसिलेटरी मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन में फर्क क्या है या सेम ही है? कि अगर मैं एक पॉइंट लेता हूँ, से मेरे पास एक बॉडी है जो ऑसिलेट कर रही है दो पॉइंट्स के बीच में, से बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। So ये पॉइंट ए, वो ए से बी जाती है विद वेलोसिटी v, फिर बी से ए आती है विद वेलोसिटी v। कैन आई से दिस मोशन इज सिंपल हार्मोनिक? अगर बॉडी ए और बी के बीच में मूव कर रही है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, कैन आई से इट्स अ सिंपल हार्मोनिक मोशन? नो, इट्स ऑसिलेटरी बट इट्स नॉट सिंपल हार्मोनिक। ऑसिलेटरी मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन दो अलग चीजें हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है where displacement is represented as sin or cos function of time, some harmonic functions of time। सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होती। अगर मैं इसमें ले रहा हूँ बॉडी कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रही है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो और स्पीड भी कांस्टेंट है। एसएचएम में ऐसे नहीं होता। एसएचएम में देयर आर कंडीशंस जो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हर ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक नहीं होती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है where मोशन इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस फंक्शंस ऑफ टाइम। Displacement is represented sin और cos functions of time। को हम हार्मोनिक फंक्शंस बोलते हैं मैथ्स में, लेकिन कैन से x इज इक्वल्स टू, या तो आप ऐसे लिख लो a sin ओमेगा t प्लस 5, और यू कैन से x इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा t प्लस 5। सो ये दोनों को हम ले सकते हैं कि इट्स अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। necessary and sufficient condition for motion to be simple harmonic। अगर हमने कभी भी प्रूफ करना है तो मोशन सिंपल हार्मोनिक है, तो दो कंडीशंस क्या थी? necessary and sufficient conditions for motion to be simple harmonic। necessary and sufficient conditions for motion to be simple harmonic। conditions दिए आपने, force should be
force should be directed towards the mean position. So सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है कि जब भी कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में है तो उसकी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी. हमें एसएचएम में जब भी न्यूमेरिकल करने हैं वी हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट कि कोई स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है या नहीं है. स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी होती है? जहां पे नेट फोर्स और नेट टॉर्क जीरो है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है. सो एसएचएम के लिए सेम एसएचएम इसमें में सर हाँ जी तो वो तीसरा का मैं सुना तो ऐड कर दो टाइम पे आया तो यार मैं सारा टाइम ये देखता नहीं रहता ना कौन कौन है. दो लोग बाहर बैठे हैं. बॉडी ऑसिलेट्स अबाउट स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन. तो सबसे पहले हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालनी होती है. हमें पता होना चाहिए कि किस पॉइंट के अबाउट वो ऑसिलेट करेगी. स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो और नेट एक्सटर्नल टॉर्क भी जीरो और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम. सो अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है तो एसएचएम भी नहीं हो सकता. For SHM, necessary and sufficient condition is आप दो वे में लिख सकते हैं बिकॉज एसएचएम दो तरह से हो सकता है. लीनियर एसएचएम है तो ए शुड बी प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स और अगर एंगुलर एसएचएम है जिससे एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा. मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स और यहाँ पे टाउ प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा. नेगेटिव साइन सिग्निफाई कर रहा है कि डायरेक्शन जो होगी दैट इज ऑलवेज फोर्स की या टॉर्क की डायरेक्शन दैट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. अब आपको कैसे पता चलेगा? अगर मैं आपको एक इक्वेशन देता हूँ, एक बॉडी पे फोर्स एक्ट कर रही है, force acting on bodies given by मैंने आपको तीन केस दिए. एक केस में बॉडी पे फोर्स एक्ट कर रही है -2x-3 का होल स्क्वायर. एक केस में बॉडी पे फोर्स एक्ट कर रही है F इक्वल -2x-3 का होल स्क्वायर और एक केस में F इक्वल -2x-3. You have to identify what will be the path followed in each case. मोशन कैसी होगी तीनों केसेस में. तीनों केसेस में मोशन किस तरह की होगी? अगर हम फर्स्ट केस लें, जब आपको मोशन को डिस्क्राइब करना है सबसे पहले चेक करो कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कोई बन रहा है या नहीं बन रहा. तो इक्वेशन को देख के मेरे को क्लियर है कि जब x की वैल्यू 3 है तो नेट फोर्स 0 हो जाएगी. तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन तो है इसके पास एक f x is equals to x is equal +3 पे there is a net force 0. अब इसकी मोशन कैसी होगी? इफ यू हैव टू डिस्क्राइब इट्स मोशन, अगर इसकी मोशन को डिस्क्राइब करना है तो मोशन को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? कौन बताएगा इसका पाथ फॉलोड क्या होगा? इस केस में पाथ फॉलोड क्या होगा?
मेरे को ये पता चल गया कि अगर ये एक्स एक्सिस है तो एक पॉइंट है x इज इक्वल्स टू 3, यहाँ पे f0 है, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, मैं ये हमारी मेन पोजीशन होगी को, मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ से P1 at any point P1 where x is greater than 3। P1 पे x की वैल्यू 3 से ज्यादा है तो फोर्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है? फोर्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अगर मैं x की वैल्यू 4 पुट कर दूं तो फोर्स कितनी आ जाएगी? अगर x को 4 दूं तो नेगेटिव। नेगेटिव। अगर मैं x को for any point P2, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट P2 लिया, फिर x is less than 3, x की वैल्यू अगर लेस देन 3 है तो अब फोर्स कितनी आएगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे नेगेटिव फोर्स, मतलब फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड दिस डायरेक्शन, फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मेन पोजीशन, फोर्स मेन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड है, ये एसएचएम है या नहीं है? नो, because f is not proportional to x. This is oscillatory but not simple harmonic. ऑसिलेट तो कर रही है बॉडी पर, ये सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट नहीं कर रही बिकॉज इट्स नॉट सेटिस्फाइंग द कंडीशन f is equals to या f proportional to minus x. So we say that as force is directed towards mean position, as force is always directed towards mean position, motion is oscillatory but not simple harmonic. ठीक है, सेकेंड केस देखो अब, इसमें भी सेम x is equals to 3 is equilibrium position, नेट फोर्स 0 है। अगर x की वैल्यू 3 से ज्यादा लेता हूं तो फोर्स क्या आएगी? पॉजिटिव नेगेटिव? x की वैल्यू अगर 4 है तो फोर्स विल बी नेगेटिव। 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 अगर x की वैल्यू 3 से कम है तो फोर्स विल बी नेगेटिव। नेगेटिव। मोशन कैसी है? मोशन कैसी है फिर? ये मेरी मेन पोजीशन हो गई, इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई। मैंने यहाँ पे लिया फोर्स नेगेटिव, मैंने इधर लिया पॉइंट तो भी फोर्स नेगेटिव। मतलब फोर्स इज नॉट ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मेन पोजीशन, फोर्स की डायरेक्शन कौन सी है? नेगेटिव। मोशन, इट्स अ ट्रांसलेटरी मोशन, ये इधर ही जाती रहेगी। So it's a translatory motion, it's not oscillatory because force एक ही डायरेक्शन में लग रही है। तो बॉडी पे जब एक डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, जैसे जैसे पास आ रही है फोर्स बढ़ रही है कम हो रही है? अगर मैं P1 से O की तरफ आऊं तो कम हो रही है, O पे 0 हो गई, फिर बढ़नी शुरू हो गई। पहले फोर्स कम हो रही थी, कम होती थी, यहाँ पे 0 हो गई, फिर बढ़नी शुरू हो गई। तो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ती रहेगी। So translatory motion with increasing velocity along negative x-axis.
along negative x-axis. Third is equilibrium position is SHM है या नहीं है? x greater than 3 forces x की वैल्यू अगर 3 से बड़ी है नेगेटिव, x less than 3 f is Positive. SHM है? नहीं. SHM है या नहीं है? Yes. पेपर में आता तो मुश्किल था, यहाँ तो आसान है। SHM के चैप्टर में करा रहा हूँ, पहले 2 केस नहीं थे, तीसरा SHM है तभी करा रहा हूँ। ये SHM कैसे है? बिकॉज इस केस में क्या बना हुआ है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ f is equals to minus 2x where x is x minus 3. x minus 3 कौन सा डिस्टेंस हुआ? अगर ये x एक्सिस है, ये मीन पोजीशन है, ये पॉइंट P1 है, ये डिस्टेंस x है, तो ये x minus 3 है। x minus 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड नेगेटिव साइन, सो इट्स SHM. Motion is simple harmonic motion as x is equals to x minus 3 is displacement. तो ये रीजन समझ में नहीं आया कि ये वाला सीमा डिस्प्लेसमेंट बताओ क्या होती है? गड़बड़ की तो देखना। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? SHM में हम डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? SHM में डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? स्कूल बंद है, सब बंद है, सारा दिन घर रहते हो, फिजिक्स पढ़ लो थोड़ी सी। अच्छा, मेडिकल वालों को मैंने एक लिस्ट भेजी थी, वो खोल के देख लेना एडमिशन के लिए रैंक कितने चाहिए। एम्स दिल्ली 53 पे तो खत्म हो गया, लास्ट एडमिशन हुई है जनरल कैटेगरी, ऑल इंडिया रैंक 53 पे। और मेरे ख्याल से 54 से 87 इट्स नेक्स्ट, और फिर बीएमसी जो है दैट्स 87 से 120, मतलब दिल्ली के 3 मेन मेडिकल कॉलेज 120 125 रैंक तक तो एडमिशंस बंद हो गई हैं, ऑल इंडिया रैंक 120। तो थोड़ा सा अपने आप को तैयारी शुरू कर लो, उस मोड में आ जाओ कि आपने अगले साल पेपर देने हैं एंट्रेंस एग्जाम। डिस्प्लेसमेंट कौन बताएगा आप में से? डिस्प्लेसमेंट क्या होती है एसएचएम में? एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? स्कूल के पेपर भी देने हैं। एमजीएन अर्बन स्टेट ने तो डेट शीट भी दे दी मेरे ख्याल से 3 मार्च को, तो उनके 11th के टर्म 2 खत्म हो रहे हैं। बाकी स्कूल की डेट शीट आ गई? जिस मेरे को एमजीएन अर्बन स्टेट का पता चला कि उनके 3 मार्च को पेपर खत्म हो रहे हैं 11th क्लास के फाइनल। अभी नहीं आई। तो आ जाएगी सबकी टेंटेटिवली, यही डेट्स भी होने वाली है, किसी के 3rd को खत्म होंगे, किसी के 6th के 7th को 10th को। बट अब एक स्कूल ने डेट शीट दे दिया, तो आप ये एक्सपेक्ट करके चलो कि आपके फाइनल एग्जाम से पास है। और अभी तक आपको एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन नहीं पता किसी को। अब मैं एक एक करके नाम लेना शुरू करूं, फिर कौन बताएगा, या अपने आप बता रहे हो? डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम, डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन। मैंने ये जो डायग्राम बनाया था, मीन पोजीशन कौन सी है? x is equals to 3, ये मीन पोजीशन है। x is equals to 3 मीटर।
ये मान लो रीजन, रीजन से डिस्टेंस x p1 का, x को मैंने लिया ग्रेटर देन 3, मीन पोजीशन से डिस्टेंस कितना बना x माइनस 3, तो x माइनस 3 तो डिस्प्लेसमेंट है, f इज इक्वल टू माइनस 2 x माइनस 3 है डिस्प्लेसमेंट, यही तो कंडीशन लिखी है कि f प्रोपोर्शनल टू माइनस x। अगर बॉडी का मास 1 kg है, टाइम पीरियड निकाल सकते हो यहां से, अगर बॉडी का मास 1 kg है तो टाइम पीरियड स्मार्ट। आप में से किसी ने मेरे को ना असाइनमेंट के डाउट्स भी भेजे, ना ट्रांसफर ऑफ हीट के और ना ही थर्मोडायनेमिक्स के। तो जहां तक मेरे को आइडिया है, आपको मैं अच्छे से जानता हूँ, तो आप सबके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे, क्योंकि कोई डाउट है नहीं। तो आपको कल शाम तक का टाइम दे रहा हूँ, आपको जो दोनों असाइनमेंट्स मिली थी उनके 100% क्वेश्चन के सोल्यूशन चाहिए मेरे को कल शाम को 7 बजे तक, और आप सबने सॉल्व करके सेंड करने, एक भी क्वेश्चन मिसिंग नहीं होना चाहिए बीच में से, क्योंकि आपके सब सॉल्व हो गए, आपका कोई डाउट नहीं है उसमें। और मेरे को कल शाम तक चाहिए, नेक्स्ट क्लास में तभी आओगे अगर मेरे को सोल्यूशन मिलेंगे 100% क्वेश्चन के, एक भी क्वेश्चन बीच में से मिस नहीं होना चाहिए किसी का। और मैंने इक्वेशन तो ऐसे लिखा था, पाई इज इक्वल्स टू और y is equals to a cos omega t plus phi। इसमें हम a को लेते हैं, अगर इस टर्म्स को रिप्रेजेंट करें, a इज एम्पलीट्यूड, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फाई क्या होता है, फाई रिप्रेजेंट्स फेज कांस्टेंट। फेज कांस्टेंट क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है फेज कांस्टेंट, फेज कांस्टेंट, फेज कांस्टेंट का मतलब क्या बताया, बॉडी ने स्टार्ट कहाँ किया, बॉडी ने स्टार्ट कहां से किया, सो इसे इनिशियल फेज, एंड वेलोसिटी लिखेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं एक ही क्वेश्चन पे फोकस करूं, साइन वाली ले लेते हैं, वेलोसिटी इज dy by dt या dx by dt, कुछ भी लिखो तो दैट इज a ओमेगा cos ओमेगा t plus phi। मैं आपसे बोलूं मेरे पास एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, मेरे बॉडी ऑसिलेट्स अबाउट पॉइंट x is equals to 0, प्लस से माइनस से रिप्रेजेंट्स इट्स एम्पलीट्यूड, t is equals to 0 पे बॉडी यहाँ पे है, x is equals to a by 2 पे, and it's moving towards mean position, red equation of SHM। हमें इक्वेशन बतानी है क्या बनेगा। अब ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा, हमें t is equals to 0 पे वैल्यू दी है, हमें क्या बने कि t is equals to 0, x is equals to a by 2। जनरल फॉर्मूला इज
x is equals to a sin omega t plus फाइव। मैं cos से भी सॉल्व कर सकता हूँ, इट हार्डली मैटर्स, दोनों से कर सकते हैं। t जीरो है तो इक्वेशन क्या बनी? at t is equals to 0 x is equals to a by 2, a by 2 is equals to a sin phi, तो sin phi is half, मींस phi is इनिशियल फेज कितना है? इनिशियल फेज कितना है? अगर sin phi की वैल्यू हाफ है तो sin थीटा की वैल्यू हाफ कब होती है? 5/6. और पाई बाय 6 मान लिया आपकी वैल्यू। अब मैं पहले अगर सिर्फ इसी पे स्टिक करूं पाई बाय 6, ठीक है, मैंने एक वैल्यू ली पाई बाय 6, दूसरी वैल्यू होती है 5 पाई बाय 6, यही होती है कुछ और होती है? साइन की वैल्यू हाफ, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, तो साइन 180 माइनस 30 साइन 30, मतलब साइन 150 की और साइन 30 की वैल्यू सेम है। तो मैंने ये दो वैल्यूज आ गई मेरे पास, फाइव यहाँ तो पाई बाय 6 है, 5 पाई बाय 6 है। अब क्या है उसके लिए हमें एक दूसरी चीज दी थी, बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स रीजन। अगर मैं वेलोसिटी लेता हूं एट t इज इक्वल्स टू 0, v इज इक्वल्स टू एक ओमेगा कॉस फाइव। कॉस की वैल्यू पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होती है, नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होती है? फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, थर्ड में नेगेटिव और फोर्थ में पॉजिटिव, ठीक है। हमें वेलोसिटी किस डायरेक्शन में दिया, पॉजिटिव डायरेक्शन या नेगेटिव डायरेक्शन? नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब मेरे को इसकी वैल्यू नेगेटिव में चाहिए। इसकी वैल्यू नेगेटिव में कब आएगी? 5 को पाई बाय 6 लूं या 5 पाई बाय 6 लूं? 5/6. At 5 is equals to pi by 6, v is positive, so that means this is not an answer. At 5 is equals to 5 pi by 6, v is negative, so ये आंसर है। तो इक्वेशन ऑफ SHM बनी x is equals to a sin omega t plus 5 pi by 6। So इसलिए आपको दो चीजें चेक करनी होती है, आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी देखना है और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी देखना है। समझ में आया कैसे किया? किसी को इसमें डाउट है तो देखो। इसको हम एक और वे में भी इंटरप्रेट करते थे, ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस प्रोजेक्शन ऑफ बॉडी इन सर्कुलर मोशन। प्रोजेक्शन ऑफ बॉडी इन सर्कुलर मोशन अगर मैं लेता हूं कंसेप्ट, बॉडी की वैल्यू दी है x इज इक्वल्स टू a बाय 2, बट अगर हम पहले जनरल इक्वेशंस देखें इससे कि अगर बॉडी सर्कल में मूव कर रही है एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम यहां से शुरू करते, इसकी प्रोजेक्शन बनेगी O पे। आफ्टर टाइम t बॉडी ट्रांसवर्सेस एन एंगल ओमेगा t और यहां पहुंचती। दिस रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी y। अब ये एंगल ओमेगा t
ये भी ओमेगा टी. So we can say that if body starts from region y is equals to a sin omega t in this triangle, the sin omega t is y by a. वेलोसिटी में क्या हो जाएगी? a omega cos omega t, and acceleration is minus omega square a sin omega t, or you can say that a is equals to minus omega square. अगर मैं इनके ग्राफ प्लॉट करता, इसका साइन ग्राफ this is cos, और ये माइनस साइन. a is equal to minus omega square. इनको हम बोलते हैं दिस इज XT, VT एंड AT ग्राफ SHM के. XT, VT और AT ग्राफ बना दिए. अगर मैं आपसे पूछूं VX ग्राफ कैसा बनेगा? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ. इस डेरिवेशन का दोबारा हो. साइन ओमेगा टी इज y by a. यहां से पता चल रहा है ये ओमेगा टी है, तो साइन ओमेगा टी इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. बेस कितना है? a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो cos ओमेगा टी कितना हो जाएगा? cos ओमेगा टी would be under root of 8k minus 9k. a square minus y square by 8. मैं अगर आपसे पूछूं v और y का ग्राफ बनाना, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, हमारे पास ये रिलेशन आ रहा है v is equals to omega under root a square minus y square. v और y का ग्राफ, v स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? किसके इक्वेशन है ये? किसकी इक्वेशन बनी है? नॉन मेडिकल. एलिप्स की. हाफ एलिप्स, फुल एलिप्स. हाफ एलिप्स. अगर मैं ए वाई की इक्वेशन बोलूं, ए वाई का ग्राफ, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ये कैसा बनेगा?
बिकॉज ऊपर एक्सेलरेशन टाइम बनाया था, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ये रिलेशन है। ग्राफ कैसा बनना चाहिए? स्ट्रेट लाइन, पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप मतलब एक ग्राफ का इंडिकेट कर रहा है। जब y पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, जब y नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और इसकी स्लोप है माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये डिस्प्लेसमेंट क्लियर इतना? Yes, sir. Kinetic energy in SHM. Half a square omega square. और v की वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ जाएगी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। दिस इज वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद डिस्प्लेसमेंट। अगर वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद टाइम पूछूं तो क्या लिखोगे? हाफ m v स्क्वायर, v is a omega cos omega t, so half m a square omega square cos square omega t. So एक kinetic energy with displacement and kinetic energy with time. Similarly potential energy क्या होती है? Energy by virtue of its position. Potential energy का फॉर्मूला क्या होता है SHM में? Either you can say it's half kx square. K इसमें क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट या इनर्शिया कांस्टेंट? स्प्रिंग कांस्टेंट। ओमेगा की वैल्यू होती है अंडर रूट k by m, तो k कैन बी रिटन एज m ओमेगा स्क्वायर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर, ऊपर y दिया तो उसको भी y दे, हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। ये होगी वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद डिस्प्लेसमेंट, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद टाइम। U is equals to half m omega square, y square can be written as a sin omega t का whole square, तो half m omega square a square sin square omega t। दोनों वे में अगर हम देखें तो टोटल एनर्जी कितनी आ रही है? अगर हम वेरिएशन में डिस्टेंस ऐड करते हैं तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, this comes out to be half m omega square a square, which does not depend on y. Similarly टाइम के साथ भी वेरिएशन ऐड करेंगे तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t, sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस cos स्क्वायर ओमेगा t is 1। तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। उन्होंने एग्जाम में क्वेश्चन दिया, एक ग्राफ बताना था। अगर मैं इस हिसाब से ग्राफ बनाता हूं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होगी? मेन पोजीशन पे, एक्सट्रीम पे जाके बॉडी रुकती है या नहीं रुकती है? रुकेगी। तो y इज इक्वल्स टू माइनस ए और y इज इक्वल्स टू प्लस ए।
इन दोनों पॉइंट्स पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 होगी और y इज इक्वल टू 0 पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी मेन पोजीशन पे, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। अब पोटेंशियल एनर्जी इसके ऑपोजिट, अब ये टोटल एनर्जी विच इज कांस्टेंट, ये पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी एंड ये टोटल। अब पोटेंशियल एनर्जी हमेशा मेन पोजीशन पे 0 ही होगी। पोटेंशियल एनर्जी मेन पोजीशन पे हमेशा 0 होती है, रेफरेंस लेवल पे 0 होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ और कैसे बन सकता है? मैं ऐसे बना सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, पोटेंशियल और काइनेटिक। पोटेंशियल एनर्जी मैंने ऐसे बना दी, काइनेटिक ऐसे बना दी और टोटल ये बना। हो सकता है ऐसे ग्राफ? हो सकता है, सिर्फ कंसेप्ट इतना सा है कि जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। जब काइनेटिक मिनिमम है उस पॉइंट पे पोटेंशियल मैक्सिमम होनी चाहिए। इधर हमने लिया है कि मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 और इधर मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं है, उसकी ऑलरेडी वैल्यू वही होना। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप रेफरेंस किसको मानते हो। बट पोटेंशियल एनर्जी जरूरी नहीं है कि मीन पोजीशन पे 0, ये मिनिमम होनी जरूरी है कि मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी शुड बी मिनिमम। वो तभी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी, नहीं तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं होगी। अब अगर आपसे मैं पूछूं एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है तो दो चीजें पूछते हैं, टाइम एवरेज और डिस्प्लेसमेंट एवरेज। मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी ओवर फुल टाइम पीरियड या फुल डिस्प्लेसमेंट तो कैसे निकालेंगे? एवरेज कैसे निकलती है? टाइम एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी और डिस्टेंस एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी या डिस्प्लेसमेंट एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बिकॉज मैं अगर सिंपल पेंडुलम लेता हूं, ऑसिलेट कर रहे हैं इन दो पॉइंट्स के बीच में, तो मैं पूछूं इस पूरे साइकिल में एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी है? बिकॉज यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, पोटेंशियल मैक्सिमम है, इधर काइनेटिक मैक्सिमम है, पोटेंशियल मिनिमम है, एंड इधर अगेन सेम काइनेटिक मिनिमम एंड पोटेंशियल मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू और पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू हम ले रहे हैं इट्स हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। अगर रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी 0 ली और मिनिमम वैल्यू दोनों की हम ले रहे हैं 0, तो टाइम एवरेज क्या आएगी? टाइम एवरेज का मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल टाइम tau 1 upon d।
इसकी वैल्यू क्या होगी? ई के की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। बताओ, रिजल्ट याद रख लेना, इंटीग्रेशन तो पता नहीं आपको आते हैं। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू पता है क्या होती है? वो फुल साइकिल हाफ, ये एवरेज वैल्यू। बट अगर डिस्प्लेसमेंट एवरेज निकालनी होती तो हम ऐसे करते, सही हाफ कैसे है ये? कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की इंटीग्रेशन करोगे फुल साइकिल तो यही आएगी हाफ। मैथ्स में सिखाएंगे वो, मैं फिजिक्स की क्लास में तो नहीं सिखाने वाला। फिजिक्स की क्लास में तो रिजल्ट याद रख लो। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी की डिस्टेंस एवरेज निकालोगे तो इसकी तो इंटीग्रेशन कर सकते हो, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हो। चलो लगने तक सर इसको एक्सपेंड करके जब अलग अलग करके मेरे को रिजल्ट बताना। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज है। सो ये दोनों करके देखना कि एवरेज वैल्यूज क्या होता है। एनीवेज, अब एक तो इस तरह क्वेश्चन होता है, इक्वेशंस पे आपको और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। लाइक अगर मैं आपसे बोलूं दो पार्टिकल्स हैं, एक मीन पोजीशन पे है, p is equals to 0 पे, दूसरा पार्टिकल p2 एक्सट्रीम पोजीशन पे है, both are moving in same direction. Find the time after which they will cross each other. You can write the question as two particles mean position and extreme position and p is equals to 0 moving in same direction. If t is time period for both, find time after which they cross each other. Find the time after which they cross each other. करो सॉल्व इसको। एक मीन पोजीशन पे है, एक्सट्रीम पोजीशन पे है, हमने बताना है कितने टाइम के बाद दे विल क्रॉस ईच अदर, टाइम आफ्टर विच दे विल क्रॉस ईच अदर। ड्रॉ सर्कुलर मोशन, फेजर डायग्राम से करेंगे इसको हम।
एक पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे इधर है, जो p1 पे है उसकी प्रोजेक्शन है रीजन पे। अगर मैं आपसे पूछूं इनमें फेज डिफरेंस कितना, फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स, एक मीन पे है एक एक्सट्रीम पे है, तो फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज पाई/2। अगर ये दोनों सेम टाइम पीरियड से मूव कर रहे हैं, मतलब इनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, पाई/2 का मतलब ये एंगल पाई/2, बस एक इधर है एक इधर है, तो इनके बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। अगर इनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है तो ये फेज डिफरेंस फिक्स ही रहेगा, मतलब ये ऐसे चलेंगे, ये इधर चलना शुरू हो जाएगा, ये आगे चलना शुरू हो जाएगा। ये क्रॉस कब करेंगे, जब P1 यहां से इधर पहुंच जाएगा और P2 इधर पहुंच जाएगा। P2 जा रहा है इस डायरेक्शन में और P1 जा रहा है इधर, दे विल क्रॉस ईच अदर, बिकॉज ये वाला P2 पार्टिकल यहां से इधर आ गया, ये वाला पार्टिकल इधर तक गया और वापस इधर आया, सो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये मतलब एक लेफ्ट साइड पे जा रहा है एक राइट साइड पे, एंड क्रॉस यहाँ पे। ये एंगल 90, तो ये 45, ये 45, ये एक, ये वैल्यू कितनी होगी x की, -a/√2। हाइपोटेन्यूज अगर a है, ये 45 है, तो ये a/√2 और नेगेटिव साइड पे है तो -a/√2। तो यहाँ मीट करेंगे जब P2 इधर पहुंच गया और P1 यहाँ से इधर पहुंच गया, so they will cross each other when they have same displacement, दोनों के डिस्प्लेसमेंट x is equals to -a/2। यहाँ तक ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें एंगल ट्रांसवर्स्ड बाय P2, जो इधर से शुरू हुआ था यहां तक पहुंचने में इसने कितना एंगल कवर किया, दिस एंगल कितना, 3π/4। अब एंगल कवर करने में टाइम कितना लगा, दैट इज एंगल अपॉन एंगुलर वेलोसिटी, एंड एंगुलर वेलोसिटीज so they will cross each other after a time of 3d/8। समझ में आया, they will cross each other after a time of 3d/8। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन। हाँ जी, सर इसको वैसे भी सोच के सॉल्व कर सकते थे कि सिंपल पेंडुलम है तो भी सर 3t/8 पे ही मतलब फ्लाइट करेंगे, तो वैसे भी हम सोच मतलब ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा जब थोड़ा सा भी और ट्रिक किया है तो फंस जाओगे, सर्कल से सीखना पड़ेगा आपको कैसे निकालना है। नेक्स्ट इज if two SHMs are represented by equations y1 is equals to and y2 is equals to
दो अलग अलग एसएचएम की इक्वेशन दी है. Find ratio of amplitudes of the two SHMs. Find the ratio of amplitudes of the two SHMs and phase difference between them. Ratio of amplitudes of the two SHMs and phase difference between them. कि ratio of amplitudes कितना है और phase difference कितना है. Comparing with अगर मैं y1 को और जनरल इक्वेशन को कंपेयर करूं तो मेरे पास a की वैल्यू आ रही है 10, ओमेगा की वैल्यू आ रही है 3 पाई और फाई की वैल्यू आ रही है 5/4. ठीक है. इस स्टेप मतलब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया मैंने. फाई की वैल्यू 5/4, ओमेगा की जगह 3 पाई, ए की जगह 10. सेकेंड इक्वेशन जो है y2 is equals to 5 sin 3 pi t plus root 3 cos 3 pi t. इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं. और I can write it as this can be written as 10 sin so for y2 a is equals to 10, omega is equals to 3 pi and phi 2 is equals to pi by 3. तो रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स क्या आ गई? दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है 10, so ratio of amplitudes is 1. Phase difference 5/12 because एक है sin 3 pi t plus pi by 4 है pi by 3, तो phase differences लीड कौन कर रहा है? अगर मैं इसमें पूछूं लीड कौन कर रहा है दोनों में से? y2 y2. So y2 leads y1 by pi by 3 minus pi by 4, so pi by 12. क्लियर सबको? क्लियर है क्वेश्चन? Then you write next. A particle of mass m. A particle of mass m is located in one-dimensional potential field. Is located in one-dimensional potential field. The potential energy depends on coordinate x-axis. U naught is equals to 1 minus cos cx.
where u naught and c are constants. Check if the motion is simple harmonic. Check if the motion is simple harmonic. And find the time period if it is simple harmonic. हमें पोटेंशियल एनर्जी दी है u नॉट माइनस u नॉट cos cx. आपको चेक करना है ये मोशन सिंपल हार्मोनिक है या नहीं है. Will this motion be simple harmonic or not? So simple harmonic motion के लिए necessary and sufficient condition क्या थी? बस चेक करना है SHM है या नहीं. दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपको. एक तो क्वेश्चन होता है जहां पे आपको x दिया होता है कि आपको वो x का कोई फॉर्मूला दे देंगे. जैसे देखें गिव यू x इज इक्वल्स टू cos ओमेगा t प्लस cos 2 ओमेगा t. आपको बोलेंगे SHM है या नहीं है. तो ये है या नहीं है. अगर x ऐसे दिया मैंने cos ओमेगा t प्लस cos 2 ओमेगा t, तो आपको कैसे पता चलेगा ये SHM है या नहीं है. सर हमें डिफरेंशिएट करने एक्सीलरेशन निकालनी. आपको देख के क्या लग रहा है SHM प्रूफ होगा. सर नहीं. SHM प्रूफ नहीं होगा बिकॉज a विल नॉट कम आउट टू बी माइनस ओमेगा स्क्वायर x. डिफरेंशिएट करोगे यहाँ पे तो आ जाएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, साथ में 2 का फैक्टर भी आ जाएगा. तो SHM प्रूफ नहीं होगा. अगर x दिया है और आपने शो करना है SHM है तो आप दो बार डिफरेंशिएट करोगे. अगर a प्रोपोर्शनल टू x आता है तो SHM है. अगर a प्रोपोर्शनल टू x नहीं आता तो SHM नहीं है. डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए. बट यहाँ पे x नहीं दिया, हमें पोटेंशियल एनर्जी दे दी. तो SHM की कंडीशन होती है दैट f प्रोपोर्शनल टू माइनस x. अगर f माइनस x के प्रोपोर्शनल है तो SHM है. तो यहाँ f माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल है या नहीं है चेक करने के लिए हमें फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन है उसे यूज करना पड़ेगा. अगर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है तो ये कंजर्वेटिव फोर्स है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है. कंजर्वेटिव. नॉन कंजर्वेटिव क्यों नहीं है. सर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड ही कंजर्वेटिव. पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही तब होती है जब फोर्सेस कंजर्वेटिव हो. तो कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन क्या होता है. F इज इक्वल्स टू माइनस du by dt. माइनस du by dt. सर नहीं. du by dx. You can say that the force which acts माइनस du by dx. करो इसको डिफरेंशिएट. u नॉट माइनस u नॉट cos cx. हमें दिया u नॉट इज कांस्टेंट तो इसकी डिफरेंशिएशन तो हो गई 0. तो हमें डिफरेंशिएट करना है माइनस u नॉट cos cx को. बस डिफरेंशिएशन ऑफ u नॉट इज 0. कांस्टेंट दिया cos cx के डिफरेंशिएशन माइनस c sin cx. SHM है. SHM है या नहीं है. F प्रोपोर्शनल x आ रहा है. No. बट अगर हम स्मॉल वैल्यू लेते हैं cx की तो sin cx इज इक्वल्स टू cx. SHM के जितनी भी डेरिवेशंस आपने की थी आपने सब में लिया नहीं था डिस्प्लेसमेंट शुड बी स्मॉल. सिंपल पेंडुलम से शुरू हो गए थे.
रिस्टोरिंग फोर्स आई थी माइनस एम जी साइन थीटा, फिर कहा था इफ थीटा इज स्मॉल साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो यहाँ पे भी तो वही करना है, इफ थीटा इज स्मॉल देन साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। फिर एस एच एम है तो टाइम पीरियड एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी, माइनस यू नॉट सी स्क्वायर बाय एम इंटू एक्स, एंड टाइम पीरियड वुड बी 2 पाई अंडर रूट एक्स अपॉन मॉड ए, सो 2 पाई अंडर रूट एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, m अपॉन दिस विल बी टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। सर पर अगर एंगल लार्ज हो गया तो एस एच एम फिर कभी भी नहीं होती भैया जी, आपने जितनी डेरिवेशन की थी बीट स्प्रिंग, स्प्रिंग में क्या किया था याद है, स्प्रिंग का टाइम पीरियड कैसे निकाला था, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। हुक्स लॉ कब वैलिड होता है, स्मॉल वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए, लार्ज वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए, स्मॉल। सारे एस एच एम में किया ही यही है हमने, हमेशा डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल लिया, लार्ज डिस्प्लेसमेंट के लिए एस एच एम होती नहीं। तो ये चीजें तो याद रखनी पड़ेगी, वहां पे लिखेंगे नहीं कि डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है, आपको पता होना चाहिए कि एसएचएम की डेरिवेशन कैसे की हैं सारी। अब अगर मैं एक आपको और केस, दो चैप्टर मिक्स करते हैं, ग्रेविटेशन याद है, ग्रेविटेशन का न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आता है सबको, जीएमएम ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। मेरे पास एक रिंग है, placed perpendicular to the plane of the book, इसका मास m है, इसका रेडियस r, ये इसका एक्सिस, यहाँ पे एक पार्टिकल पड़ा है स्मॉल m, रिंग इसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, और किस डायरेक्शन में, अट्रैक्ट ही करेगा। जब ये मास सेंटर पे आ जाएगा, इस पे नेट फोर्स कितनी होगी, थ्री डी फिगर है ना, रिंग ऐसे प्लेस्ड है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर मेरे पास एक रिंग है, इसका मास है कैपिटल एम, इसके सेंटर पे एक और मास रख दिया मैंने स्मॉल एम का, इस पे नेट फोर्स कितनी लगेगी, 0। क्यों, 0। क्योंकि इट्स इक्वली अट्रैक्टेड ऑन ऑल साइड्स। तो यहाँ पे फोर्स लग रही थी इधर, यहाँ पे 0, अगर ये मास इधर आ जाता, फोर्स इधर, तो मैं इसको यहाँ से छोड़ूंगा, तो जैसे जैसे सेंटर की तरफ जा रहे हैं, इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है कम हो रही है, पास आएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगी या कम हो जाएगी, बढ़ रही है, बढ़ रही है। जब तक ये सेंटर पे पहुंचा, इसने कुछ वेलोसिटी एक्वायर कर ली होगी, यस, तो सेंटर पे नेट फोर्स 0 भी होगी तो ये रुकेगा नहीं, इनर्शिया के कारण आगे चला जाएगा। पर जैसे ही ये सेंटर को क्रॉस करेगा, तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑपोजिट, इसकी स्पीड कम होनी शुरू हो जाएगी, किसी पॉइंट पे आके रुकेगा और फिर वापस, ठीक। इसका टाइम पीरियड निकाल, तो पहले तो ये बताओ ये एसएचएम है या नहीं, ये एसएचएम है या नहीं है,
मैं अभी आईआईटी टाइप क्वेश्चन नहीं दे रहा, सिंपल दे रहा हूँ बिकॉज मैं आपको एक assumption दे देता हूँ विद यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। जिसको मैं नॉन यूनिफॉर्म भी ले सकता था पर वो मेडिकल वालों को नहीं आएगा। फाइंड मोशन ऑफ स्मॉल एम। ये मैंने क्यों लिया, m वेरी मच ग्रेटर देन स्मॉल m। मैं ये क्यों ले रहा हूँ कि रिंग का मास स्मॉल m से बहुत ज्यादा है। सर अगर ज्यादा नहीं होगा तो वो अट्रैक्टिव फोर्स बराबर लगने के कारण हो। अट्रैक्टिव फोर्स, सर अगर दोनों बराबर मास के होंगे तो उनका अट्रैक्टिव फोर्स दोनों बराबर लगाएंगे तो फोर्स तो अभी भी दोनों पे बराबर लग रही है। ये आपने कहीं पे जिंदगी में पढ़ा है कि दो मासेस डिफरेंट हो तो m ने जो कैपिटल M पे फोर्स लगाई है, कैपिटल M ने स्मॉल m पे वो लगाई, वो अलग अलग हो जाएगी। न्यूटन थर्ड लॉ नहीं पढ़ा, फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट। अरे फोर्सेस थोड़ी मास पे ऐसे डिपेंड करने लग जाएंगे कि बड़े मास पे ज्यादा फोर्स लगेगी, छोटे मास पे कम। वो तो एक्सेलरेशन होती है कि बड़ा मास है तो एक्सेलरेशन कम, छोटा मास है तो एक्सेलरेशन ज्यादा। फोर्स तो सेम ही होती है। आपको जिस फोर्स से आपको अर्थ ने खींचा, आपने भी अर्थ को उसी फोर्स से ऊपर खींचा। अर्थ का मास ज्यादा था इसलिए आपको लगता नहीं कि अर्थ मूव की है। मैंने कैपिटल एम को स्मॉल एम से ज्यादा क्यों लिया? रदरफोर्ड ने गोल्ड न्यूक्लियस क्यों लिया था अल्फा पार्टिकल के साथ? हैवी। तो हैवी से क्या हो जाएगा? गोल्ड का मास, एटॉमिक मास कितना होता है गोल्ड न्यूक्लियस का? 238। 238। सर नहीं केमिस्ट्री कहाँ से पढ़ते हो? जब तेरे टीचर सर को नहीं तेरी नहीं शिकायत करूं मैं। सर ने उनका बता दिया है। तो मैंने यूरेनियम का थोड़ी पूछा, गोल्ड का बताओ। गोल्ड न्यूक्लियस का मास। फिजिक्स नहीं पढ़ते, कुछ तो और पढ़ते होगे, केमिस्ट्री तो सबकी स्ट्रांग होगी बहुत। गोल्ड न्यूक्लियस का मास, वेरी स्मार्ट, 197 AMU। तो गोल्ड ही क्यों लिया? हैवी क्यों चाहिए था रदरफोर्ड को? सर वो चाहता था कि जब उस पे पार्टिकल्स टाइप करे तो उसका गोल्ड पर डिफ्लेक्ट ना हो ज्यादा, वो अपनी पोजीशन पे ही रहे। हैवी अगर वो होगा तो मूव डिफ्लेक्शन नहीं कर करेगा, यहाँ पे भी इसीलिए लिया बिकॉज मैं नहीं चाहता कि जब ये अट्रैक्ट हो रहा है तो ये भी आगे चलना शुरू हो जाए, नहीं तो वो सेंटर ऑफ मास की प्रॉब्लम बन जाएगी, टू बॉडी प्रॉब्लम बन जाएगी। तो मेरे को ऐसे नहीं लेना, नहीं तो इनकी मोशन अगर ये दोनों सेम मास के होते तो ये ऐसे होती। तो ऐसे नहीं करना हमने, मेरे को रिंग को फिक्स रखना। पहला पार्ट है, इस पे फोर्स बतानी है कितनी एक्ट की, तो कैसे निकालें? इस पे फोर्स कितनी एक्ट की? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो आपने पढ़ा था, होपफुली पढ़ा था, इसमें m1 m2 क्या थे? मासेस थे या पॉइंट मासेस थे? पॉइंट। रिंग तो पॉइंट मास नहीं है, तो मैं न्यूटन लॉ लगा सकता हूँ? तो सेंटर से डिस्टेंस ले लेंगे उसका, रिंग सेंटर से। नहीं जी, नहीं ले सकते। ऐसे थोड़ी ले सकते हैं रिंग के सेंटर से डिस्टेंस। कैसे करें इसको सॉल्व? अगर ये डिस्टेंस x है, रेडियस r है, ये डिस्टेंस कितने होंगे? रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट मास कंसिडर किया, डीएम। मैं आपसे पूछूं डीएम और एम में कितनी फोर्स होगी?
force between dm and m. So small mass dm at top of the ring. Exerts force on small m. हाँ जी, कितनी फोर्स लगाएगा ये? एक मास dm, एक m और इनके बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर, यही फोर्स लगेगी. क्लियर ये स्टेप सबको? ये जो मैंने df फोर्स मार्क की, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इस डायरेक्शन में. सिमिलरली अगर मैं यहां पे भी स्मॉल मास dm लेता, इसके कारण फोर्स आती df डैश. df डैश और df का मैग्नीट्यूड सेम होगा या अलग अलग होगा? ये dm है, ये भी dm है. सेम. ठीक. मैंने इनके कंपोनेंट्स बनाए. ये एंगल अगर थीटा है, तो ये df cos थीटा, ये भी df cos थीटा और ये df sin df sin. कौन से कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे? ये दोनों कैंसिल हो गए. सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, और कॉस कंपोनेंट ऐड हो गए. तो मेरे को अगर नेट फोर्स लिखनी है तो मैं क्या लिखूं? diametrically opposite. and जी 2dx cos theta. diametrically opposite mass dm, same force is exerted. Making component, sine component cancel out, cos component add up. Sine component cancel out. तो मैं नेट फोर्स को लिख देता हूँ. दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ df cos थीटा. कांस्टेंट क्या क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ dm मीन्स cos थीटा की मैंने वैल्यू ली है. डायग्राम से देखो. cos थीटा इज x upon r square plus x square is to power half. ये एंगल थीटा है. cos थीटा इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. तो मैंने यहाँ पुट कर दी तो ये आ गया. इंटीग्रेशन ऑफ dm is total mass. अब बताओ SHM है या नहीं? नेट फोर्स निकाल ली मैंने. SHM है? Yes. F is not proportional to minus x. डायरेक्शन तो टुवर्ड्स मीन पोजीशन है, पर f x के प्रोपोर्शनल अभी तो नहीं है. कब होगा? अभी नहीं है, बिकॉज न्यूमरेटर में भी x है, डिनोमिनेटर में भी x स्क्वायर है. तो यू कैन से इट्स प्रोपोर्शनल टू x.
सिर्फ न्यूमरेटर थोड़ी देखना है, डिनोमिनेटर वाली टर्म भी देखनी है। बट सेम जो हम एसएचएम में करते हैं, इफ डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉल तो इस एक्स स्क्वायर को निग्लेक्ट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर कैन बी निग्लेक्टेड रिलेटिव टू आर स्क्वायर। तो स्मॉल वैल्यूज ऑफ एक्स, फोर्स कितनी आ गई फिर? नेगेटिव साइन मैंने क्यों ले लिया? Because it's restoring, it's acting towards mean position. तो ये ऐसे चल, तो सिर्फ स्मॉल वैल्यूज के लिए ऐसे चल, अदरवाइज ऑसिलेटरी है पर एसएचएम नहीं है। एक्सेलरेशन और टाइम पीरियड, कभी देखा पहले ये फॉर्मूला आज से? T is equal to 2 pi under root r cube by gm, देखा ये फॉर्मूला कभी? सर एचसी की एग्जांपल में है ऐसा फॉर्म। अच्छा, वैसे नहीं देखा कभी? तो होगा कहीं पे भी, तो कहाँ पे? वही तो पूछ रहा हूँ, कहाँ पे डेरिवेशन है +1 की? किसका टाइम पीरियड आया था ये? और रेगुलर एनसीईआरटी की डेरिवेशन है, कोई कॉम्पिटेटिव वाला काम नहीं पूछ रहा। एनसीईआरटी की कौन सी डेरिवेशन थी ये? टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। फिर हमने किया था जीएम को लिख दिया था GR², तो फॉर्मूला हमारा बन गया था R/G और उसकी वैल्यू थी 84.6 मिनट्स। तो ये एसएचएम है बट फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ एक्स, हमेशा एसएचएम नहीं है। सो इसमें देखो अगर कुछ पूछने वाला है तो आज वाली क्लास का मेरे से अगली बार पूछ लेना। होमवर्क आपको मैंने दे दिया, आपने कल 6 बजे तक मेरे को 2 असाइनमेंट सबमिट करनी है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करके, और ऐसे करना कि मेरे को समझ में भी आए आपने क्या किया। सो नेक्स्ट टाइम करेंगे फिर इसके बाद। हाँ जी सर कॉपी पे किए होंगे, अगर उसमें थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो आप देख लें। हाँ, ऊपर नीचे मैं देख लूंगा, पर मेरे को एक भी क्वेश्चन मिसिंग नहीं चाहिए, नहीं तो वो एक्सेप्ट नहीं करने वाला मैं। मेरे को सारे क्वेश्चंस के सोल्यूशन चाहिए इस बारी, क्योंकि आपने डाउट नहीं पूछा। मैं पिछली 3 क्लासेस से रिपीट कर रहा था एक ही चीज कि आपका कोई असाइनमेंट में डाउट है तो पूछ लेना, आपका असाइनमेंट है तो मेरे को सेंड कर देना डाउट्स। बहुत ब्रिलियंट बैच है आपका, किसी को कोई डाउट आता ही नहीं है कभी, तो इसलिए अब मैं डाउट लूंगा भी नहीं थर्मोडायनेमिक्स का कोई आज के बाद, बिकॉज थर्मोडायनेमिक्स आपका परफेक्ट हो गया, आपको सब आता है उसके बारे में। और मैं टेस्ट में भी एक्सपेक्ट करूंगा कि सबके फुल मार्क्स आएंगे इस बार। सर एडवांस वाले असाइनमेंट के डाउट्स भेज नहीं भेज सकते, टाइम निकल गया डाउट भेजने का, अब तो डाउट लेने ही नहीं मैंने उसके थर्मोडायनेमिक्स के। शुक्र करना अगर +2 में ले लूं, जब टाइम था तब तो भेजा ही नहीं। ये मेरी ड्यूटी थोड़ी है मैं आपको रोज बोलूं कि डाउट्स भेज दो, डाउट्स भेज दो, डाउट्स भेज दो। ये आपकी ड्यूटी है कि आपको डाउट्स भेजने हैं, और आगे से मैं यही करने वाला हूं। मैंने सिर्फ एक बार ही बोलना है डाउट्स